हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और उसमें हमने इक्वेशन देखी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक नेचर देखी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेराइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, हमने देखा। आज की क्लास में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ये फॉर्मूले अपने को डायरेक्ट लर्न करने हैं, अपने को इसका डेरिवेशन गिवन नहीं है सिलेबस में, ठीक है। हमको सिर्फ इनको लर्न करना है और काफ़ी ये एक इजी लेसन है, इजी गोइंग है, तो इसको आराम से समझिए। थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ चीज़ें और हैं जो मैं अभी एक बार इसको नहीं नोट आप लोगों को करवाऊंगा, वो आपको बुक में से या नोट्स में से आप डायरेक्ट आप लर्निंग है उसके अंदर, सिर्फ आपको याद करने हैं। जैसे कि प्रेशर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को गिवन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसी में ही कुछ फॉर्मूले मैं करवा रहा हूँ और कुछ आप लोग डायरेक्ट लर्न करें और बाद में उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी मैं आपको कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही हैं जिसके अंदर साफ ये लिखा गया है कि फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन द फॉलोइंग रिलेशन, ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो उन्हीं में से कुछ टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एयर और वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। एक्चुअली लाइट की स्पीड जब फाइंड की गई तो लाइट की स्पीड जो है वो इतनी आई जितनी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है, इसीलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर का माना गया। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला आता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर एंड वैक्यूम इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे μ0 एप्सिलॉन नॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि एयर और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पास होना है। μ0 क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब पास होना है, चलना है मीडियम में, तो कितना इजीली वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर ऑसिलेट कर पाएगी, इसमें ही उसकी स्पीड क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो इसीलिए ही इस फॉर्मूले में अपने पास में क्या आ रहा है, μ0 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, हालांकि डेरिवेशन अपने पास में नहीं है। तो ये सी जब अपने इसके अंदर μ0 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिलेशन जो मिलता है, आंसर जो मिलता है वो मिलता है C इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको अपने लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसको स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। और यानी देखो, अपने जो फोन है या जो रिमोट कंट्रोल है अपने, या जो हीट वेव्स आती हैं, अपने कहीं पे आग जलाते हैं तो उस हीट वेव अपने पास में आती हैं, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। रिमोट में से जो वेव्स निकलती हैं इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। तो इनकी जो स्पीड है वो बड़ी फास्ट होती है। इसीलिए जो आजकल का कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो भी अपने नेट की स्पीड देख रहे हैं, जो भी अपने कॉलिंग वगैरह की अपनी स्पीड देख रहे हैं, बहुत फास्ट है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक वायर के थ्रू करंट आता था और फिर उसमें अपने बेसिक फोन जो है वो वर्क करते थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉल वगैरह जो थे वो रिसीव करते थे, बातचीत करते थे। अब इतनी स्पीड से वो सिग्नल ट्रेवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में कि बहुत इजीली, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन जो है हो रहा है, क्योंकि उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज हो रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो है वो कितनी होती है एयर में? 3 × 10⁸, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब अपने लाइट जो है किसी दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे ग्लास में जाती है, वाटर में जाती है, तो वहां पे जाकर वो उसकी स्पीड अलग हो जाती है, जिसको अपने कहते हैं कि रिफ्रैक्शन हो गया, वो बेंड हो गई अपने नॉर्मल से। तो वो जो स्पीड है वो आती है इस फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू, किसी मीडियम के अंदर स्पीड जो है वो आती है v इक्वल टू 1/μ एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जब वो वाटर में लाइट एंटर करेगी, लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर वो
वाटर में एंटर करेंगी तो वाटर का म्यू अलग है, एप्सिलॉन अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यूज अलग होने की वजह से स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और वो स्पीड जनरली जो है v जो है वो c से कम होता है। किसी मीडियम में जब वो जाती है जो कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, जैसे ग्लास में लाइट जाती है या किसी वाटर के अंदर लाइट जा रही है, तो उसके अंदर हम लोग जानते हैं कि स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो वो भी इसी कारण से होती है क्योंकि उनके म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यूज म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से कुछ अलग होती है, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वहां पे ऑसिलेट करते हुए जाना है, तो कितनी इजीली उसमें मूव कर सकती है उसको कौन बताता है, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी बताते हैं। उसको कौन बताता है, परमिटिविटी ऑफ और परमिएबिलिटी बताते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो अपनी होती है उसी के आधार पे ही स्पीड का फॉर्मूला किसी मीडियम में जो है वो क्या आता है, 1/μ एप्सिलॉन नॉट, जिसको कुछ इस तरह भी लिखा गया है c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। यहाँ पे म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो इन फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, इन जो भी ये फॉर्मूले हैं दोनों स्पीड के, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम या एयर, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम है, इनको आपको याद करना है, ठीक है। और इन्हीं पे बेस्ड रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि लाइट भी कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसकी स्पीड हम जानते हैं किसी मीडियम में डिफरेंट हो जाती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि उस मीडियम की म्यू और एप्सिलॉन नॉट अलग होते हैं, एयर के अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जैसे हमारी जो ये जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो रेडियो टीवी वगैरह के लिए यूज होती हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। और इन वेव के अंदर भी क्या होता है कि मौसम का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कई बार जैसे अब सर्दियों का मौसम है तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो उस केस में सिग्नल जो है वो अच्छे से रिसीव होते हैं, रेडियो बढ़िया साफ दिखाई देता है, साफ सुनता है अपने को रेडियो। तो वो सब सिग्नल का स्ट्रेंथ होना, सिग्नल अच्छे से पहुंचना, वो सब चीज़ें जो हैं, सिग्नल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो मीडियम पे डिपेंड करती हैं कि कैसा मीडियम वहाँ पे है, ठीक है। स्पीड भी मीडियम पे डिपेंड करती है। और मैंने अभी एक बात आपको और नई क्या बताई थी कि जो भी हमारे ये यूज होते हैं सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल, रिमोट में इंफ्रारेड सिग्नल, तो इनसे कम्युनिकेशन सिस्टम पहले के मुकाबले में फास्ट हो गया है, इंटरनेट वगैरह भी फास्ट हो गया है क्योंकि ब्लूटूथ सिग्नल जैसे हैं। तो इनके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज हो रही हैं, और ईएम वेव्स की स्पीड बड़ी फास्ट होती है, 3 × 10⁸, हाईएस्ट होती है स्पीड ऑफ लाइट के, ट्रेवल करती है। इसीलिए कम्युनिकेशन सिस्टम भी क्या हो गया, फास्ट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज जो है वो किया जाने लगा है कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम किसको बोलते हैं, जो अपने को पढ़ना भी इस चैप्टर में आगे, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को सेंड करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद में जो नेक्स्ट रिलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आए हुए हैं और आपको ये ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है B0 इज इक्वल टू E0 अपॉन C। B0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई C, और वी कैन से E0 इज इक्वल टू B0 इंटू C। E0 इज इक्वल टू B0 इंटू C, ठीक है। तो E0 इज इक्वल टू B0 इंटू C, ये हमने देखा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई C। इसके ऊपर कई बार जो है न्यूमेरिकल पूछा गया है कि अपने को जैसे कि B0 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, E0 अपने को दिया गया होगा, C क्या है यहाँ पे, C इज स्पीड ऑफ लाइट, C को आपको पुट करना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पुट करना है, C इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये कुछ एक रिलेशन है जो कि डायरेक्ट अपने को मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्रू दिए गए हैं। और भी 2-4 रिलेशन है, उनको आप लोग लर्न कर लीजिए डायरेक्ट एक बार, और बाद में थोड़ा बहुत मैं उसको क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा।
ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ही लिखी गई हैं कि फ्रॉम मैक्सवेल लॉ इक्वेशंस वी कैन डिराइव दिस, तो इनको अपने को डायरेक्ट लर्न नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, याद जरूर करना है क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कई बार जो है वो पूछे गए एग्जाम्स में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा आपको, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेलरेटेड जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है, दैट मीन्स हमने कोई प्रोटॉन लिया या कोई इलेक्ट्रॉन लिया, उसको इस तरह से हमने ऑसिलेट करवा दिया, तो इस ऑसिलेशन से ईएम वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हम जानते हैं वाइब्रेशन मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और एक्सेलरेटेड चार्ज जब भी अपने यूज होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमने जो जो फिनोमिना अभी तक पढ़े हैं उसके अंदर हमने देखा कि स्टैटिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और मूविंग चार्ज जो है, मूविंग चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों करता है। अब ये मूविंग चार्ज एक्सेलरेटेड भी हो सकता है और कांस्टेंट स्पीड से भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है यानी करंट अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो भी बनेगी, और अगर एक्सेलरेटेड है यानी कि मैग्नेटिक अपना जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। फिर से समझिए, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही, वो तो उसकी नेचर है। मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट भी बना सकता है, अगर वो सेम एक ही स्पीड पे चल रहा है तो उसकी करंट यानी सेम हो गया। करंट सेम हो गया तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंडेंट होती है। अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, और अगर करंट वेराइंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, वेरी करेगी। करंट वेराइंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज होगी। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी दैट मींस करंट वेराइंग है, चार्ज एक्सेलरेटेड है, चार्ज एक ही स्पीड से नहीं मूव कर रहा, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारा जो मूविंग चार्ज विद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव्स। ठीक है, यानी अगर किसी वायर में करंट कांस्टेंट है तो वो ईएम वेव्स जनरेट वहां पे नहीं होंगी, लेकिन अगर करंट हमारा जो है, अगर हमारा करंट वेराइंग है यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रही है तो हमारे उस वायर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बड़ा ही छोटा सा ये एक चैप्टर है, तो हम लोग स्पेक्ट्रम को ही 2 क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे अब आगे। और उस स्पेक्ट्रम में क्या है देखिए ध्यान से, स्पेक्ट्रम का मीनिंग ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अपने उनका वेवलेंथ कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पूरे डेटा को अलग अलग नाम देते हैं, वेव्स को अलग अलग नाम देते हैं, उनके लैम्डा के अकॉर्डिंग, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग।
और उस कलेक्शन को हम बोलते हैं कि हमने स्पेक्ट्रम। जैसे उन नेम्स को मैं एक बार लिखता हूं आपके पास में, ठीक है। तो नंबर 1 आपको लिखना है रेडियो वेव्स, नंबर 2 इंफ्रारेड रेज, नहीं माइक्रोवेव्स, नंबर 3 इंफ्रारेड, नंबर 4 विजिबल लाइट, नंबर 5 अल्ट्रावायलेट रेज, नंबर 6 एक्स रेज, नंबर 7 गामा रेज। तो इस तरह से इनको 7 कैटेगरी में, जितनी भी टाइप का लैम्डा होता है या फ्रीक्वेंसी होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसके अकॉर्डिंग इन 7 चीजों में 7 अपने जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। जिनमें सबसे ज्यादा ये जो लैम्डा है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। ये लैम्डा, इस जो मैंने ये क्रम लिखा है, इस क्रम को आपको याद रखना है, इस सीरियल को आपको याद रखना है। इसमें लैम्डा डिक्रीजिंग के अंदर है। और आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, किसी भी वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सी अपॉन लैम्डा। किसी भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी होती है सी अपॉन लैम्डा, दैट मीन्स वी अपॉन लैम्डा, सॉरी सी तो स्पीड हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, दैट मीन्स वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमारी जो लैम्डा है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स लैम्डा जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है लैम्डा क्या हो रही है, डिक्रीजेस, एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। इसका मीनिंग आप समझिए कि रेडियो वेव्स की जो लैम्डा है वो सबसे ज्यादा होता है। रेडियो वेव्स जो लैम्डा है वो सबसे ज्यादा होता है, जैसा कि नाम बता रहा है, रेडियो वेव्स टीवी और रेडियो सिग्नल में इसका यूज होता है। बाकी डिटेल्स भी हम इसकी करेंगे, कैसे प्रोड्यूस होती है वो सारा कुछ देखते हैं। फिलहाल अपने देखते हैं कि रेडियो वेव्स का लैम्डा सबसे ज्यादा, माइक्रोवेव का उससे कम, इंफ्रारेड का उससे कम, विजिबल लाइट का उससे कम, अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ उससे कम, एक्स रेज का उससे कम, और गामा रेज जो हमने पढ़ी थी न्यूक्लियर वाले लेसन में, न्यूक्लियस वाले लेसन में, उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। मिनिमम वेवलेंथ का ऑर्डर है वो गामा का सबसे कम होता है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा होगी गामा की, एक्स की उससे कम, अल्ट्रा की उससे कम, विजिबल की उससे कम, इंफ्रा की उससे कम, माइक्रो की उससे कम, रेडियो वेव्स की उससे कम। फ्रीक्वेंसी क्या है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा नीचे की ओर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर क्या हो रही है, लैम्डा नीचे की ओर कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, हाई एनर्जी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है पैकेट के फ्रीक्वेंसी पे। फोटोन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है वो। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, इस जो भी अपनों ने यहां पे देखा, उसमें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों, वो होती है हमारी गामा रेज की। दैट मीन्स सबसे ज्यादा एनर्जी गामा की, एक्स की उससे कम, अल्ट्रावायलेट की उससे कम, विजिबल की उससे कम, इंफ्रारेड की उससे कम, माइक्रो की उससे कम, रेडियो की सबसे कम। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी अपने जानते भी हैं, देखो इस माइक्रोवेव की एनर्जी का तो अपने यूज भी कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन में। देखा होगा आपने, माइक्रोवेव ओवन में हम लोग यूज करते हैं माइक्रोवेव्स का, और उससे चीजें जो हैं वो गर्म हो जाती हैं, हीट एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से विजिबल लाइट में भी हम लोग हीट देखते हैं, बाहर कोई चीज रख देंगे तो गर्म हो जाएगी, तो वो भी एनर्जी कैरी करती है। सभी एनर्जी कैरी करते हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा कैरी करता है गामा, सबसे कम एनर्जी कैरी करती है रेडियो। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो की, सबसे कम होती है गामा की। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो हानिकारक होती हैं वो होती हैं गामा, हैजार्डस जो होती हैं वो होती हैं गामा, सेफेस्ट जो होती हैं वो रेडियो वेव्स रहती हैं। बाकी विजिबल लाइट में भी अपने जानते हैं अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उसको ओजोन लेयर जो है वो अब्जॉर्ब करती है। अगर वो ना अब्जॉर्ब करे तो विजिबल लाइट से अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है। विजिबल लाइट से अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हमारे को विजिबल लाइट ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो होती है। अल्ट्रावायलेट को ओजोन लेयर अब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि वो हमारे लिए हैजार्डस होती है। एक्सरेज उससे ज्यादा हैजार्डस होती है, गामा उससे ज्यादा, एनर्जी ज्यादा होगी तो वो अपनी जो टिश्यूज हैं उनको खराब करेंगी वेव्स। ओके, तो इनके अलग अलग यूज हैं, कैसे कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं वो अपने को देखना है। जैसे ये जो वेव है रेडियो वेव, ये एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती है। इनके यूज और अपने को एक तो ऑर्डर होना चाहिए अपने को इसका स्पेक्ट्रम के अंदर। स्पेक्ट्रम क्या है, जितनी भी वेव्स हैं इनको हमने क्लासिफाई कर दिया लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो उसको बोल देंगे स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक तो अपने इसका ऑर्डर आना चाहिए कि लैम्डा जो है वो रेडियो वेव्स का हाईएस्ट होता है, नीचे एक गामा की तरफ जाता है, तो ये ऑर्डर अपने को पता होना चाहिए, नंबर 1। तो नंबर 2 अपने को ये ध्यान होना चाहिए इसके यूज क्या क्या है। जैसे रेडियो वेव्स है, मैं यूज थोड़े थोड़े बता देता हूँ इसके, पहले एक बार सोर्स भी पता होना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक टेबल बना के आपको बताऊंगा कि सोर्स क्या है, कैसे वो बनती है और यूज क्या है। वो टेबल आप लोग नोट भी कर लेना क्योंकि नोट्स में उस तरह टेबल वाइज वो नहीं बना हुआ, लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। तो रेडियो वेव्स जैसे इसका यूज होता है कम्युनिकेशन में, जो भी अपने मोबाइल फोन्स हैं और अपने रेडियो है, टीवी है, उनके अंदर रेडियो वेव्स का जो यूज होता है। माइक्रोवेव का यूज जो है वो माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है। इसके साथ साथ रडार सिस्टम आप लोग जानते हैं, रडार जो लगाते हैं अपने आर्मी वाले, बीएसएफ वाले यूज करते हैं, उसमें माइक्रोवेव्स का यूज होता है। इंफ्रारेड का यूज टीवी रिमोट में होता है। यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, टीवी रिमोट में इसका यूज होता है। इसके साथ साथ इंफ्रारेड का जो यूज है वो एक जगह और भी है, और वो है फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी में भी यूज होता है। विजिबल लाइट आप सभी जानते हैं, इसकी वजह से अपने देख पाते हैं, सनलाइट जो आती है या टॉर्च की जो लाइट है वो विजिबल लाइट है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज का अपना यूज क्या है, यूवी वाटर प्यूरिफायर में हम लोग जानते हैं एक यूवी वाटर प्यूरिफायर होते हैं जिनके अंदर कीटाणुओं को जो है, इनसे जो भी उसके अंदर वाटर के अंदर जो हार्मफुल चीजें हैं उनको यूवी रेज डाल के, अल्ट्रावायलेट रेज डाल के उसको साफ करते हैं पानी को। एक्स रेज का यूज अपने जानते ही हैं, किसमें है, मेडिकल सेक्टर में है, जिसके अंदर इमेज वगैरह बनाने के लिए जो भी चीजें हैं, फ्रैक्चर बोन है उसकी इमेज वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। और गामा रेज का यूज कैंसर जो हमारा जो है उसके ट्रीटमेंट में होता है गामा रेज का, क्योंकि हाई एनर्जी होती है इसकी। तो हाई एनर्जी से क्या करते हैं, अपने जो गामा रेज को डालते हैं उसके ऊपर, हाई एनर्जी की रेज को, और एक्सरेज को भी डाल सकते हैं, गामा को डालते हैं बेसिकली। गामा रेज से जो टिश्यूज, जो कैंसर के टिश्यूज होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। तो इसके एक तो यूज इंपॉर्टेंट है, एक इसका ऑर्डर अपने को पता होना चाहिए, कैसे बनती है वो सोर्स अपने को पता होना चाहिए। तो एक टेबल मैं नेक्स्ट क्लास में और बनाऊंगा, उसको आप लोग नोट भी कर लेना, और उसमें अपने एक बार फिर से यूजेस और इनको एक जगह पे लिख लेंगे स्पेक्ट्रम को, ठीक है। थैंक यू।